2000 सालों से खड़ा हुआ एक लोहे का स्तंभ, खुले आसमान के नीचे, खुली हवा के नीचे, और उसमें रहस्यमयी चीज़, उसमें जंग नहीं लगा। लेकिन मैं बताऊंगा जो आधुनिक रिसर्च हुई है क्यों उसमें जंग नहीं लगा था। तो पहले हम पिलर देखेंगे। पहले के राजा, आप लोगों को बताऊं, जब भी कहीं पे युद्ध जीतते थे तो उसके बाद अपने कीर्तिमान को कई बार बहुत ही विशाल रूप में अंकित करवा देते थे। उसी तरीके से ये जो आपके सामने आयरन पिलर दिख रहा है, ये विजय ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो राजा चंद्रगुप्त थे उन्होंने वंग देश को हराया था और सिंधु नदी में सप्तवाहिकाओं को जीता हुआ था। तो उनके पराक्रम को इस विजय स्तंभ में लिखाया गया है, और जिसकी भुजा पर खड्ड ने कीर्ति लिखी, जब वंग देश की लड़ाई में इकट्ठे होकर आए हुए शत्रुओं को छाती से धकेलकर पराजित किया, जिसने लड़ाई में सिंधु नदी के 7 धाराओं को पार करके वाली को जीता, जिसके बलरूप वायु से दक्षिण समुद्र सुगंधित हो रहा है। लेकिन उस टाइम ये हिंदी कहाँ से सीख गए थे? ये तो बाद में लिखा है। हाँ, ये अनंग पाल के बाद में लिखा गया होगा। लेकिन अभी आप ये जानने के लिए बिल्कुल बेकाबू हो रहे होंगे कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा। तो उस रीज़न को हम जानने के लिए IIT रुड़की से पास आउट डॉक्टर अजय चौहान से मिलना चाहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय चौहान, और अभी इन्होंने इस आयरन स्मारक को पूरी तरीके से निरीक्षण कर लिया है, और आपको ये रिवील करने वाले हैं कि इतना पुराना ये लोहे का स्तंभ, क्योंकि उस समय के लोहे में जो धातु कर्मी थे, मतलब आज से 2000 साल पहले भी लोग धातु का कितना ज़्यादा नॉलेज रखते थे, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर अजय चौहान जी, ये आप थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करेंगे कि ये इतना पुराना हो गया लेकिन इसमें जंग क्यों नहीं लगा? जैसा कि आर बाला सुब्रमण्यम IIT कानपुर के प्रोफेसर थे, जिन्होंने इस पर रिसर्च भी की थी कि ये लोहा अब तक रस्टिंग क्यों नहीं हुई, और जो रस्टिंग है इसके निचले हिस्से में बहुत ही धीमे तरीके से हो रही है। मतलब कि लगभग काफ़ी सालों से इसमें, क्योंकि इसमें जब देखा गया कि इसमें हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस है, जो जब ये इसे बनाया जा रहा था इस लोहे को, पिटवा लोहा को, तो इसमें उन्होंने देखा कि जब इसमें फास्फोरस की इन्होंने जब लेयरिंग कर दी थी, तो उस फास्फोरस के कारण इसके रस्टिंग के चांसेस कम हो गए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फास्फोरस और इस्पात की यदि प्रॉपर मात्रा हो तो जंग लगने की जो गति है वो 1000 गुना से धीमी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसी कंसेप्ट को उस समय इस पिलर में लगाया था। ओके, तो अभी आप लोग इस जानकारी को जान के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आपको ये एक रहस्य पता चला कि आज से 2000 साल पहले भी धातुकर्मी इतनी
ऊंचे शिखर तक पहुंच चुके थे और उन्होंने फास्फोरस को इस्पात के साथ मिलाने का प्रॉपर अनुपात जान लिया था। यदि हम आज इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है ये अगले 5000 साल तक भी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई जंग नहीं लगने वाला है। आपके क्या विचार है? ये तो देखते हैं आगे अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग भी है हुई है, तो कुछ चीज़ें क्षतिग्रस्त होती है। तो उसमें आप एक मार्क भी कैनन बॉल का देख सकते हैं, जो कैनन बॉल इससे टकराया था, इस पर बाकायदा दिखा है। लेकिन हाँ, एनवायरमेंटल इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसलिए काफ़ी टाइम इसकी लाइफ रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी रहस्यमयी जानकारी हमारे दर्शकों को बताया है। मुझे अभी एक ख़ास जानकारी पता चली है, ये जो ऊपर आप पिलर देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो उसके गिरने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, इसीलिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की ओर हम जा रहे हैं और इसी मस्जिद के बीच में आयरन पिलर है और इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कराया था। कहा जाता है कि जो जैन और हिंदू धर्म के मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ के काफ़ी सारा सामान इस मस्जिद को बनाने में लगाया गया है। कहा जाता है कि गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो हिंदू और जैन धर्म के मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद के चारों ओर ये जो पिलर्स बने हुए हैं इसका निर्माण कराया था। और इसके सबूत में कुछ यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जिनके सिर कटे हुए हैं और उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पहले के लोगों को सिर्फ मार काट एक दूसरे के ऊपर शासन करना, आई थिंक वो इसी चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते थे, दूसरे देश पर आक्रमण करना। यहाँ पर आप देखेंगे इन मूर्तियों के सिर काट दिए गए थे। उस टाइम मैंने ग्वालियर के किले भी देखे हैं, वहाँ पर औरंगजेब के टाइम पे भी जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियों के सिर काट दिए जाते थे और उसी मूर्तियों को यहाँ पर प्रांगण में यूज़ किया गया है। इन पत्थरों के बीच में मुझे एक संस्कृत से लिखा हुआ भी कोई एक वर्ड मिला है। ये यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्लोर में जाने का रास्ता, आई थिंक हो सकता है वो काजियों के बैठने की जगह रही होगी, इस तरीके से कुछ डिवाइड किया होगा उन्होंने। और ये अभी यहाँ पे रास्ता बंद है, तो ऊपर जाने की एक बार कोशिश करके देखते हैं कैसा था ऊपर का स्ट्रक्चर। लगता है यहाँ पे भी ऊपर वाले पिलर गिरने की कगार में है, रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक पहुँच जाऊँगा वहाँ तक दिखाऊँगा आप लोगों को। मैं तो नहीं जा पाया, मेरा कैमरा तो पहुँच जाएगा वहाँ पे। तो ये इस तरीके का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे जाने का रास्ता बंद किया हुआ है। इन पत्थरों को मेरे साथ यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देख के पता चलता है कि ये जो पत्थर हैं, मतलब तलवार कितनी तेज़ रही होगी उस टाइम, तलवार से काट देते थे बिल्कुल। और काफ़ी यहाँ पे जो जैनों की मूर्तियाँ हैं इनके सिर कटे हुए हैं और मतलब उस टाइम के लोहे की बात तो कुछ रही होगी। इतने विशालकाय पत्थरों में इतनी बढ़िया नक्काशी की जाती थी काट के कि आर्किटेक्चर में ज़्यादा काम करते थे लग रहा है हमारे उस टाइम के लोग। यह एक मकबरा बना हुआ है।
वास्तुकला में निपुण हमारे देश के कारीगर और उसका एक बेजोड़ नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये स्पॉट आप ज़रूर आएँ और यहाँ पर एक छोटी से छोटी चीज़ अपनी जानकारी हासिल करें और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पहुँचने के बाद।